हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। हम लेके आ गए फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 74 को। इससे पहले हम एपिसोड को शुरू करें, जरा पिछले एपिसोड की रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट में बेसिकली सिलेक्शन हुआ था हॉल्स का। अब ये हॉल्स क्या होते हैं? वेल, बर्निंग इंसेंस पवेलियन को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होती है आउटर पवेलियन और एक होती है इनर पवेलियन। इनर पवेलियन को कैबिनेट भी कहा जाता था और इनर पवेलियन के 3 हिस्से होते हैं। इनमें सबसे हाई होता है हेवन हॉल, फिर अर्थ हॉल, फिर ह्यूमन हॉल। जब मोचन जियान के ग्रुप को लेके एक एंशिएंट से हॉल में पहुंचता है, उन तीनों हॉल्स के डेप्यूटी हेड जियान के ग्रुप का इंतजार कर रहे थे। फिर थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन होती है। हेवनली हॉल के डेप्यूटी हेड का नाम होता है ल्यूपिंग। वहीं पे अर्थ हॉल के डेप्यूटी हेड का नाम था होजी और सबसे लास्ट में ह्यूमन हॉल के डेप्यूटी हेड का मास्टर होता है म्यूजूजी। फिर जियान के ग्रुप को तीनों हॉल की खासियतें बताई गई थी। बेसिकली यहाँ पे रिसोर्सेज और टेक्निक्स की बात होती है। लास्ट में मालूम पड़ता है कि जो हेवन शिफ्टिंग रूलर टेक्निक है वो ह्यूमन हॉल की अमानत है। इस वजह से जियान ह्यूमन हॉल को ज्वाइन कर लेता है। ऑल्दो हेवन हॉल के डेप्यूटी हेड ने जियान को रिक्रूट करने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन बात बनती नहीं है। फिर उसके ग्रुप को लाया जाता है ह्यूमन हॉल के एरिया में, जहाँ पे एक रेजिडेंट जिसमें टोटल 5 ही रूम्स होते हैं, उसे जियान के ग्रुप को रहने के लिए दे दिया जाता है। अगले दिन म्यूजूजी बर्निंग एसेंस पवेलियन के बारे में ग्रुप को एक्सप्लेन करने वाले थे, बट रात में जियान ब्रेक थ्रू कर लेता है 4 स्टार दूधी के मिडिल स्टेज में। तो अचानक से उसका सोल जेड वाइब्रेट करने लगता है। उसके सोल जेड में 4 रोशनी मौजूद होती है, लेकिन अभी उसमें से एक लाइट बहुत ही ब्राइट हो चुकी थी। ये सोल लाइट होती है मेड्यूसा की। जियान समझ जाता है कि काइलिन ज़ोन सेंटियन में कहीं है। अब एग्जैक्टली वो है कहाँ पे? वेल, चलो हम उसके बारे में इस एपिसोड में जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जगह ज़ोन सेंटियन के रेगिस्तान की गहराइयों की थी। हमें एक बहुत ही ग्रैंड हॉल दिखाया जाता है और इस हॉल के बाहर एक इंचेंटिंग वुमन खड़ी हुई थी। इसका ऑरा 9 रंगों का होता है और उसकी आंखें देख रही थी हॉल के एंट्रेंस को। अगर जियान यहाँ पे मौजूद होता तो तुरंत ही पहचान जाता है कि ये केलिन है। काइलिन खुद से बड़बड़ाती हुई बोलती है, ये दूधी कॉन्टिनेंट के स्नेक पीपल काफी अजीब है। तभी अचानक से हम उसकी बॉडी को ट्रेम्बल होती हुई देखते हैं। उसका ध्यान गया था उस जेड पेंडेंट पे जो उसके गले में होता है। वो तुरंत ही उसे अपने हाथ में ले लेती है। ये जेड पेंडेंट सेम उसी सोल जेड जैसा होता है जो कि जियान के पास था। इस समय उस जेड में जियान की सोल पावर होती है, वो इंटेंस तरीके से चमक रही थी। काइलिन कहती है, जियान क्या तुम ज़ोन सेंटियन में आ गए हो? दूर देख रही उसकी नजरें काफी सॉफ्ट हो चुकी होती हैं। वो मेडुसा जिसकी डर की वजह से पूरा जावा एम्पायर कांपता था, अपनी बेटी शाओशाओ को जन्म देने के बाद अब उसका दिल सॉफ्ट हो चुका होता है। तभी काइलिन के बीच एक फिगर अपीयर होती है। इसकी बनावट को देख के हम समझ सकते हैं कि स्नेक पीपल में से एक है। वो कहती है, योर मैजेस्टी, अब समय हो गया है। ये सुन के काइलिन की आंखें शार्प हो जाती है। वो कहती है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये कहती है वो मेन हॉल में एंटर कर जाती है। वो पीछे खड़ी औरत बोलती है, माय लेडी क्वीन, आपको इसमें अकेले ही जाना होगा। इस टेम्पल को पावरफुल रिस्ट्रिक्शंस प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें सबसे प्योरेस्ट ब्लड लाइन वाले लोग ही जा सकते हैं। पहले आंखें नैरो करके बोलती है, ज्वालिंग रॉयल फैमिली और न्यू डोंग की कैसी हालत है? वो औरत बताती है, लगता है आपकी प्रेजेंस को सेंस करके ज्वालिंग रॉयल फैमिली और भी टेंशन में आ गई है। इस वजह से उनके हमले और भी आक्रामक होते जा रहे हैं। लगता है उन्हें भी प्रेशर सेंस हो रहा है। अगर आप हमारी सुप्रीम ब्लड लाइन की इनहेरिटेंस को हासिल कर लेती हो तो ज्वालिंग रॉयल फैमिली और न्यू डोंग दोनों मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जहाँ तक बात रही न्यू डोंग की, वो अपनी सेना को इकट्ठा कर रहा है। उसकी ब्लड लाइन आखिरकार आप जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से वो खतरा महसूस करता है। काइलिन कहती है, मैं समझ गई, मेरी एब्सेंस में ट्राइब का अच्छे से ध्यान रखना, मैं जल्दी लौटूंगी। वो पीछे खड़ी औरत बाव करके बोलती है, मैं आपकी सफलता की प्रार्थना करती हूँ, योर मैजेस्टी। इस औरत के गायब होने के बाद काइलिन की आंखें एक बार फिर से सॉफ्ट होती हैं। वो कहती है, जियान, तुम्हारी लाइफ मेरी है, मेरे बिना तुम्हें कोई डेंजर भी छू नहीं सकता। एक स्माइल के साथ वो मेन हॉल की तरफ आगे बढ़ जाती है। जैसे उसका पतला सा हाथ उस दरवाजे को छूता है, एक क्रिक की आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया था। फाइनली क्वीन मेडुसा का फिगर उसमें गायब हो जाता है। अंदर काइलिन को बहुत सारे स्नेक्स और स्कॉर्पियंस दिखाई देते हैं। ये जहरीले सांप बिच्छू जैसे ही काइलिन के 9 कलर ऑरे को सेंस करते हैं, तुरंत ही रास्ते से हट जाते हैं। कुछ समय बाद काइलिन एक बहुत ही बड़ी स्टैचू के सामने पहुंच गई थी। इस मूर्ति की ऊंचाई 10 मीटर से ज्यादा होगी और इसके बालों की जगह पे स्नेक्स होते हैं। काइलिन कहती है, क्या यही मेडुसा क्लैन के एंसेस्टर है? भले ये बस एक मूर्ति हो, तब भी काइलिन इसकी ओवरवेलिंग माइट को सेंस कर पाती है। काइलिन कहती है, क्या मेडुसा क्लैन के सीक्रेट इसी स्टैचू के अंदर छिपे हुए हैं? जब काफी समय तक सोचने के बाद भी वो कुछ समझ नहीं पाती, हम उसे अपनी जगह पे क्रॉस लेग बैठते हुए देखते हैं। तुरंत ही वो 9 कलर और भी इंटेंस हो जाता है। जिस मोमेंट उसका 9 कलर और बाहर आया था, वो नागिन की मूर्ति तुरंत ही रिएक्ट करती है। ऐसा लगता है वो काइलिन को अपने अंदर खींच रही हो। ऐसी सक्शन फोर्स को सेंस करके काइलिन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, लेकिन उसे उस पावर के अंदर कुछ फैमिलियर सा महसूस होता है। ये पावर उसकी ब्लड लाइन से रेजोनेट कर रही
गई थी। भले ही कालिन चाहे कितने भी एफर्ट्स लगा रही हो, लेकिन अंत में सारे एफर्ट्स फीटेल रहते हैं। वो मूर्ति कालिन को निगल जाती है और इस हॉल में फिर से वो शांति फैल गई थी। सीन चेंज हुआ था, हम इस डिजर्ट से थोड़ी दूर की जगह को देखते हैं। एक बंदा कहता है कि वो टेम्पल में एंटर कर गई। उसके पीछे उसका सबॉर्डिनेट खड़ा हुआ था। वो कहते हैं हाँ, वो 9 रंगों की ऑरे वाली औरत हमारे एंसेस्ट्रल टेम्पल में एंटर कर गई है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि न्यूडोंग होता है, जिसके बारे में कालिन बात कर रही थी। न्यूडोंग गुर्राती हुए बोलता है, डैम इट, इस औरत ने मेरे सारे प्लान्स खराब कर दिए। जाओ सोलोमन और जोलनी रॉयल फैमिली से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि मैं उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करता हूँ। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस डिजर्ट का किंग बन के ही रहूंगा। इस न्यूडोंग की आवाज में साफ तौर पर फ्रस्ट्रेशन देखा जा सकता था। वो ये भी जानता था कि सोलोमन सेक्ट और जोलनी रॉयल फैमिली की जो कंडीशंस हैं उन्हें कोई नॉर्मली एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन डेस्परेट समय पर डेस्परेट तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है और अब वही डेस्परेट टाइम है। वैसे भी उसकी मेडुसा क्लैन से काफी गहरी दुश्मनी है और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। सीन चेंज हुआ था, हमें जोलनी रॉयल फैमिली का पैलेस दिखाया जाता है। अभी किंग जोलनी के पीछे एक और बंदा खड़ा होता है। वो मिडिल एज मैन कहता है, योर मैजेस्टी, क्या हमारी डिमांड्स कुछ ज्यादा ही भारी नहीं है? ये सुन के किंग जोलनी के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो कहता है, मेडुसा क्लैन को तबाह करने के लिए न्यूडोंग एकदम पागल हो चुका है। ऐसी डेस्परेट कंडीशन में वो हमारी डिमांड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, तुम बस शांति से देखते रहो। किंग जोलनी ऑर्डर करते हुए बोलता है, मेरी ऑर्डर को पास किया जाए। मेडुसा क्लैन में 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन मौजूद है, उसे हर कीमत पे हमें कैप्चर करना होगा। उसके पीछे खड़ा मिडिल एज मैन तो चला गया था, लेकिन किंग जोलनी की आंखें और भी सिनिस्टर हो जाती हैं। वो कहते हैं, हाँ न्यूडोंग, क्या मुझे पता नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी स्कीम्स मुझसे कैसे छिप सकती हैं? तो अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन को इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, तो तुम सपने देख रहे हो। क्या मुझे पता नहीं है कि 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन कितनी वैल्यूएबल होती है? मैं उसके ऊपर कैसे गिव अप कर सकता हूँ? एक बार जैसे ही मेरा प्लान सक्सीड होता है, तब डिजर्ट से मेडुसा क्लैन को इरेडिकेट करने का समय आ जाएगा। इरेडिकेट करने का मतलब होता है खात्मा करने का। किंग जोलिंग तेजी से हंसने लगा था। वो कहता है, ही लगता है सर मेरा बहुत फायदा होने वाला है। एक 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन, एक फायर स्पिरिट और एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट। सीन शिफ्ट हुआ था, हम देखते हैं फेंगशन पवेलियन को। ये जगह म्यूजिक के चैम्बर की होती है। वो कहते हैं, मैं उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहा हूँ। उस लड़की म्यूइंग का बैकग्राउंड बिल्कुल धुंधला सा है। ये रात काफी जल्दी गुजर जाती है। वैसे भी इतने थके हारे होने की वजह से 5 लोग काफी जल्दी सो गए थे। जब माउंट हुआ पर पहली सूर्य की किरण जाती है, 5 लोग अपने रेजिडेंट से बाहर आ चुके होते हैं। म्यूजुजी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आज से नए डिसाइपल्स की कल्टीवेशन शुरू होने वाली है। इस नए सेक्ट के कल्टीवेशन मेथड्स को लेके 5 के मन में एंटिसिपेशन और क्यूरियोसिटी होती है। बर्निंग इंसेंस पवेलियन हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से इसके पास अपने खुद के यूनिक मेथड्स हैं। मीफंग कहता है, इस बर्निंग इंसेंस पवेलियन के कल्टीवेशन मेथड्स और बाहरी मेथड्स के बीच में क्या फर्क है? क्योंकि मीफंग को बात करना काफी पसंद होता है। वो आगे बोलता है, मैंने सुना है बर्निंग इंसेंस पवेलियन खासकर फायर एट्रीब्यूट के कल्टीवेटर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये सिर्फ माउंट हुआ की वजह से नहीं है। तुम लोग याद रखना, माउंट हुआ का मतलब है हुआ शैन, जो कि बर्निंग इंसेंस पवेलियन का पहाड़ है। मीफंग कहता है, ये सिर्फ माउंट हुआ की वजह से नहीं, बल्कि बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पास कुछ सीक्रेट्स भी हैं। क्योंकि लोगों को पता था कि म्यूफंग को बात करने का शौक है, वो उसे इंटरप्ट नहीं करते। तब तक शाओई का ध्यान जाता है म्यूजुजी की तरफ। वो कहते हैं, वो रहे अंकल म्यू। म्यूजुजी पूछते हैं, क्या पिछली रात तुम सभी को अच्छी नींद आई? इस वजह सभी लोग नोट करते हैं। म्यूजुजी कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो तुम्हारा कल्टीवेशन का पहला दिन शुरू होता है। ये कह के म्यूजुजी पीछे मुड़ के जाने लगे थे। जियान और बाकी लोग एक दूसरे से ग्लेंसेस एक्सचेंज करने के बाद उनका पीछा करते हैं। म्यूजुजी बताते हैं कि मेरा बर्निंग इंसेंस पवेलियन स्ट्रेंथ को इसलिए कल्टीवेट करता है जिससे इविल को एरेडिकेट किया जा सके। फेंगशन पवेलियन के आउटर पवेलियन में डिसाइपल्स को जीने के तरीके सिखाए जाते हैं, जैसे वो चारों तरफ नॉलेज फैला सके। वहीं पे इनर पवेलियन के ह्यूमन अर्थ और हेवन पैलेस उन डिसाइपल्स को पावरफुल इंडिविजुअल्स बनाने में फोकस करते हैं जो कि बुराई का सामना कर सके। हमारी पवेलियन के पास एक गोस्ट वर्ल्ड का एंट्रेंस भी है। इस वजह से माउंटेन्स में ट्रेनिंग के अलावा भी तुम सभी को वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। इससे सिर्फ तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज इंक्रीज नहीं होंगी, बल्कि जिन इविल फोर्सेस का खात्मा करना बहुत जरूरी है, उनसे लड़ने में तो हमारी हेल्प भी करोगे। मीफोंग हंस के कहता है, गोस्ट को एलिमिनेट करना ये तो मेरी स्पेशलिटी है। म्यूजुजी बताते हैं, एडिशनली हमारे ह्यूमन हॉल में रिसोर्सेज स्ट्रेंथ के हिसाब से जाते हैं। जितनी तुम्हारी कल्टीवेशन हाई होगी और जितना तुम्हारा टैलेंट अच्छा होगा, तुम्हें रिसोर्सेज भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। जहाँ तक बात रही ड्यूअल की, तो जब तक किसी के ऊपर घातक हमला नहीं किया जाता, हम उनमें इंटरवीन नहीं करते। इनफैक्ट हम डुअल्स को इनकरेज करते हैं। जियान स्माइल के साथ बोलता है, मुझे ऐसा लग ही रहा था। बर्निंग इंसेंस पवेलियन 9 सुपर सेक्स में लगातार इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि उसके पास सिर्फ रिच रिसोर्सेज ही हो।
बल्कि ये उसकी मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से भी है। म्यू जूजी के शब्दों से साफ मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कोई फ्री लंच नहीं है। तुम अगर कल्टीवेशन रिसोर्सेज को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। भले ही टैलेंट ओवरऑल प्रोसेस का एक पार्ट हो, लेकिन दृढ़ संकल्प और लगन भी एक अलग चीज होती है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये सुन के सभी लोग शांत रहते, सभी के चेहरों पे अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। बस नॉर्मल रहता है शाओई, क्योंकि उसकी फायर स्पीड की स्पेशल आइडेंटिटी की वजह से उसे इंसानों की रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। इस वजह से लिटरली को इन चीजों की चिंता करने की जरूरत भी नहीं थी। वो अपने आप को लगातार स्ट्रेंथन कर सकता है। अब तक म्यूजी इन सभी को लेके एक बड़े से हॉल के सामने आ चुके होते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ पे पहुंच गए, चलो अंदर जाया जाए। जियान नोट करके आगे बढ़ गया था। जैसे ही म्यूजी का हाथ उस दरवाजे को छूता है, वो एक बैंक की आवाज के साथ खुल जाता है। अंदर से खुशी से भरी आवाज आई थी। वो आवाज कहती है अंकल म्यू, हम आपका इंतजार कर रहे थे। म्यूजी बोलते हैं इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये हॉल काफी स्पेशियस होता है। खासकर सबके ध्यान को बीच की रोशनी आकर्षित कर रही थी। ये रोशनी एकदम चकाचौंध करने वाली होती है और जियान को ऐसा लगता है जैसे उस लाइट की दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया है। वो कहता है यहाँ पे इतने सारे डिसाइपल्स हैं। वो अपने चारों तरफ कई सौ डिसाइपल्स को नोटिस करता है और इन सभी के ऑरे जियान से पावरफुल होते हैं। कुछ लोग तो 5 स्टार 2 एम्पर लेवल तक पहुंच चुके थे। वो अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन से पता लगा पा रहा था कि ये सभी लोग उसके ग्रुप को काफी अजीब नजरों से देख रहे हैं। ये नजरें कुछ ऐसी होती है जैसे जियान के ग्रुप के पास बहुत ही वैल्यूएबल चीज हो। म्यूजी बताते हैं कि ह्यूमन हॉल के डिसाइपल्स नहीं है, ये सभी घोस्ट वर्ल्ड से ट्रेन करके आ रहे हैं। ये वो नेम्ड डिसाइपल्स हैं जिनका टारगेट स्पॉट को हासिल करना है। जियान कहता है नेम्ड डिसाइपल्स सुपर सेक्स के टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को आउटर या फिर नेम्ड डिसाइपल्स के रूप में लेते हैं। इन सभी डिसाइपल्स को सेक्ट के लिए काफी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जब इनके पास पर्याप्त कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हो जाते हैं तभी इनर डिसाइपल्स में भी बदल सकते हैं। आखिरकार ऑफिशियल डिसाइपल बनने के बाद मिलने वाले कल्टीवेशन रिसोर्सेज का लेवल कुछ अलग ही हो जाता है। जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के म्यूजी समझ जाते हैं कि जियान मामला समझ चुका है। वो कहते हैं चलो शुरू किया जाए। तुम्हें समझना चाहिए कि ह्यूमन हॉल को ज्वाइन करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है उस दरवाजे के दूसरी तरफ मौजूद है, लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। ये सुन के जियान की आंखें चमकने लगती हैं। वो कहता है काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अपने सामने खड़े इतने सारे प्रतिद्वंदियों को देख जियान के अंदर युद्ध करने की भावना और बढ़ जाती है। 4 स्टार 2 दिन ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ उसका बैटल फॉर्मेशन मास्टर का लेवल भी राइज हो चुका होता है। अभी जियान को कॉन्फिडेंस था कि एक 5 स्टार 2 भी उसे हरा नहीं पाएगा। इस हॉल के ऊपर एक ओल्ड मैन होता है, शायद ही फर्स्ट फ्लोर में होगा। वो नीचे खड़े जियान को देख के बोलता है इस रूलर वाले डिसाइपल की बॉडी में कुछ पिक्यूलियर एनर्जीज है। भले ही जियान की स्ट्रेंथ 4 स्टार 2 लेवल की हो, तभी वो जैसे ऑर्डर को रेडिएट कर रहा था, ये कई डिसाइपल्स के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कोई डिसाइपल्स बोलते लगता है इस बार की न्यूकमर्स काफी टफ हैं। भीड़ में एक एक्साइटमेंट की लहर फैल जाती है। इस हॉल को बैटल इंटेंट से भरते हुए देख। बैटल इंटेंट का मतलब होता है लड़ने की इच्छा। जियान के पीछे खड़े म्यूफंग, म्यूइंग और बाकी के लोग समझ जाते हैं कि अब हाथ पे चलाने का समय आ गया है। जियान के ग्रुप के एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो गए थे। ग्रीन फ्रूट पूछते क्या हम पांचों को इन सभी को हराना मुश्किल होगा। जियान के ग्रुप में शाओई की स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 एम्पर की होती है, लेकिन गोल्डन डैकिंग की स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके वो अपनी स्ट्रेंथ को 5 स्टार 2 तक सप्रेस कर रहा था। ये सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था कि सिर्फ शाओई की तरफ ध्यान कम आकर्षित हो, बल्कि जियान नहीं चाहता था कि शाओई की आइडेंटिटी के बारे में किसी को मालूम पड़े। जहाँ तक बात रही बाकियों की, तो ग्रीन फूड पहुंच चुकी होती है 4 स्टार 2 के लेट स्टेज पे। वहीं पे म्यूइंग 5 स्टार 2 से बस थोड़ा सा पीछे थी। लेकिन सबसे अजीब थी म्यूफंग की स्ट्रेंथ। उस इन कोर्स फॉरेस्ट से बाहर आने के बाद म्यूफंग, जो कि 4 स्टार 2 एम्पर के अर्ली स्टेज पे होता है, अब तक उसकी स्ट्रेंथ लेट स्टेज पे पहुंच चुकी होती है। म्यूफंग की स्ट्रेंथ को इस तरीके से बढ़ते हुए देख जियान भी काफी कंफ्यूज हो गया होता है। जब उसने इसके बारे में गोल्डन डैकिंग से पूछा तो जिनलोंग बताते हैं कि जिस तरीके से जियान अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फ्लेम्स कंज्यूम करता है, उसी तरीके से म्यूफंग भी एक्सटर्नल पावर से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। म्यूफंग ने किसी भारी पावर को अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ में बदल दिया होगा। ये प्रोसेस एक बार के लिए जियान को भी अनईजी फील करवा रही थी। जियान फिर से सरप्राइज आवाज में कहते हैं मास्टर, म्यूफंग की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही तेज राइज हो रही है। गोल्डन डैकिंग हंस के बोलते हैं ही भले ही तुम्हारा फ्लेम मंत्रा तुम्हें पावरफुल फ्लेम्स को डिवाओ करके और भी पावरफुल बनाता हो, लेकिन तुम म्यूफंग की यिन यांग बैगुओ टेक्निक को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, चाहे वो तुम्हारे फ्लेम मंत्रा से भले कंपेयर ना करी जा सकती हो। जब हम कॉर्स फॉरेस्ट में थे तब मैंने म्यूफंग के बारे में कुछ अजीब महसूस किया था और लगता है मैं सही सस्पेक्ट कर रहा था। म्यूफंग जिस यिन यांग बैगुओ टेक्निक को यूज करता है वो तुम्हारी टेक्निक से थोड़ी सिमिलर है, जहाँ पे तुम्हें जरूरत पड़ती है फ्लेम पावर की। दूसरी तरफ म्यूफंग गोस्ट वर्ल्ड की गोस्ट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। गोल्डन डैकिंग की बात को समझ के जियान खुद से बोलता है म्यूफंग की टेक्निक काफी अच्छी है, उसे
अपनी टेक्निक की पावर के बारे में पता होता है, लेकिन उसे फ्लेम्स को निगलने के लिए जैसे दर्द का सामना करना पड़ता है, उसे सहना हर किसी के बस की बात नहीं है। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि पावरफुल फ्लेम्स को हासिल करना कितना मुश्किल होता है। गोल्डन डैकिंग जान को चेतावनी देते हुए बोलते हैं, मैं बर्निंग इंसेंस पवेलियन के अंदर कुछ पावरफुल हिडन प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ। इस वजह से जब तक यह जरूरत न हो मुझे कांटेक्ट मत करना, क्योंकि अगर वो ओल्ड मॉन्स्टर्स मुझे सेंस कर लेते हैं तो चीजें फालतू में बिगड़ जाएंगे। वैसे भी हम अभी तक होली फ्लेम को ढूंढ नहीं पाए हैं। जियान म्यूजो से रिस्पेक्ट और आवाज में पूछता है, अंकल ये कंपटीशन कैसे कंडक्ट होने वाला है? ये सुन की म्यूजो जी एक तरफ देख के नोट करते हैं। वो कहते हैं आगे का तुम्हारे ऊपर छोड़ा जाता है। लगता है उन्होंने जियान के सवाल को इग्नोर मार दिया था। हॉल में मौजूद वो व्यक्ति म्यूजो जी के सिग्नल को देख के अनाउंस करता है, ये काफी सिंपल है, पहले हमें जस्ट ये डिसाइड करना होगा कि तुम में से पहले कौन जाने वाला है। फिर जो कंपटीशन में आखिरी बचेगा वो इस कंपटीशन का विनर होगा। म्यूइंग एक लोमड़ी ऐसी स्माइल के साथ बोलती है, हे ये मत समझो कि मैं तुम्हारी इस चाल में फंसने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम हमें लगातार बैटल्स में पार्टिसिपेट करवा के एग्जॉस्ट करना चाहते हो, जैसे हम थक कर हार जाएं। म्यूइंग की बात को सुन के वो बंदा थोड़ा सा एम्बरेस फील करता है। वो कहते हैं तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? वो भी जानता था कि जो उसके सामने 5 लोग खड़े हुए हैं वो इस पॉइंट प्लंडरिंग कॉम्पिटिशन के टॉप रैंकर्स हैं। इनमें से हर एक एक्सपर्ट अपनी अलग अलग एबिलिटीज को पोजेस करता है, कोई भी मूर्ख नहीं है, क्योंकि ये सभी आउटर डिसाइपल्स होते हैं। आउटर डिसाइपल और नेम डिसाइपल एक ही बात है बेसिकली। इस वजह से इन सभी को पता होता है कि इनर डिसाइपल्स को हराना कितना मुश्किल होगा। वो जियान की टोली को लगातार बैटल में पार्टिसिपेट करवा के उन्हें थका के हराना चाहते थे। जब कुछ मेल एक्सपर्ट्स की नजरें म्यूइंग के ऊपर जाती हैं वो थोड़े से स्टार्टल्ड हो जाते हैं, क्योंकि म्यूइंग सच में काफी ब्यूटीफुल थी। जब बगल में खड़े डिसाइपल्स नोटिस करते हैं कि उनके साथी म्यूइंग की खूबसूरती में खो चुके हैं, वो एक एक टफली मार के अपनी साथियों को होश में लाते हैं। एक बंदा जिसने काफी प्लेन कपड़े पहन के रखे होते हैं वो जियान से पूछता है, तो तुम क्या सजेस्ट करते हो? जियान एक बार इन सभी डिसाइपल्स को स्कैन करता है। वो कहता है, क्यों ना तुम सभी साथ में मेरे ऊपर हमला करो। वो अपनी एक्सेप्शनल सोल पावर का इस्तेमाल करके पहले ही पता लगा चुका था कि इन सभी नेम्ड डिसाइपल्स में प्लेन क्लोथ वाला बंदा सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर जियान का असेसमेंट सही है तो यहाँ पे टोटल 128 डिसाइपल्स मौजूद हैं। ऑफ कोर्स इसमें जियान का ग्रुप शामिल नहीं है। इन सभी में 3 लोग 4 स्टार दोदी के पीक पे पहुंच चुके होते हैं। जो सामने प्लेन कपड़ों में बंदा खड़ा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ इन तीनों में से आती है, बाकी ये लोगों की स्ट्रेंथ उससे नीचे ही होती है। लगता है जियान के शब्दों ने इन सभी डिसाइपल्स के बीच में तहलका मचा दिया था। वो बंदा कहता है, हम सब साथ में आए, क्या तुम श्योर हो? इन नेम डिसाइपल्स के दिमाग में अलग अलग बातें चल रही होती हैं। एक लड़की हल्की सी आवाज में कहती है, क्या ये इंसान पागल हो चुका है? हम टोटल 128 डिसाइपल्स हैं, क्या इन्हें सच में ऐसा लगता है कि ये पांचों मिलकर हमें हरा पाएंगे? बगल में खड़ा बंदा बोलता है, लगता है ये हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है। एक डिसाइपल उस प्रिंस के कपड़े वाले बंदे से बोलता है, लीजी हमें क्या करना चाहिए? हम पहले फंक्शन पवेलियन के लिए काफी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, इस वजह से हम इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते। लीजी कहता है, ये मैं जानता हूँ। वो मनी मन में कहता है, क्या ये लड़का अपनी मिडिल स्टेज 4 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ पे इतना कॉन्फिडेंट है? तब भी अगर इसे लगता है कि पांचों मिलकर हम 128 को हरा सकते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इन डिसाइपल से थोड़ी दूर खड़े म्यूजो जी चुपचाप से पूरे सीन को देखते हैं। वो जानते थे कि 128 डिसाइपल्स ने इतना कंट्रीब्यूट किया है जिनसे इन्हें इनर सेक्शन में आने की एक एंट्री मिल गई है। अब इनके सामने बस एक हर्डल है, वो है जियान के ग्रुप को हराना। जैसे एक बार तख्ता पलट करने में सफल हो जाते हैं तो जो रिसोर्सेज जियान के ग्रुप को मिलने वाले थे वो उनकी तरफ रिडायरेक्ट करते जाएंगे और इन 128 में से कई इन्हें डिसाइपल्स भी बन सकते हैं। वहीं पे अगर जियान के ग्रुप को हरा नहीं पाते तो इसका साफ मतलब ये है कि इनर पवेलियन को ज्वाइन करने की इनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है और इनकी एंट्री डिनाई कर दी जाएगी। तभी एक डिसाइपल्स उन रूमर्स को याद करके बोलता है, बदली मुझे अभी याद आया कि इन पांचों में वो टॉप पार्टिसिपेंट भी शामिल है जिसने अपनी अर्ली 4 स्टार दूधी की स्टैंड के साथ ट्विन गोस्ट टेम्पर को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। मैं बस उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुन के लीजी की आंखें नैरो हो गई थी। वो देखते है जियान को जो कि अपने साथ हैवी रूलर को कैरी कर रहा था। लीजी पीछे डिसाइपल से पूछता है, मुझे उसका नाम बताओ। तभी पीछे से एक और बंदा सामने आता है। वो कहता है, रूमर्स के हिसाब से जिसने ट्विन गोस्ट टेम्पर को हराया है वो एक बड़ी हैवी रूलर को कैरी करता है और उसका नाम है जियान। जब वो लीजी इस बंदे की बात को सुनता है उसका ध्यान सामने खड़े जियान पे जाता है। वो कहता है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, लगभग 4 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ और पीछे हैवी रूलर होना, डेफिनेटली सामने खड़ा वही नौजवान है। लीजी एक सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? अगर ये सिंपल सा दिखने वाला नौजवान सच में वही ट्विन गोस्ट टेम्पर को हराने वाला टॉप रैंकर है तो लीजी को बहुत ही कॉशियस रहना होगा। अपने आप को नेम्ड डिसाइपल से असली डिसाइपल में बदलने के लिए लीजी ने अनगिनत गोस्ट का संहार किया है, मतलब काट डाला। ये सब इनर सेक्ट में एंटर करने की एंट्री के लिए होता है। अब वो इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी कीमत पे जाने नहीं दे सकता, भले ही जियान वो नौजवान ना हो जिसने ट्विन गोस्ट टेम्पर को हराया
है तभी लीजी बिल्कुल उसे हल्के में नहीं लेगा। जियान अपने कंधे को रोल करते हुए बोलता है जियान। जैसे ही वह लीजी के कानों में जाती है उसकी आंखें तुरंत ही नैरो हो गई थी। वो अपने ऑरे को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके आसपास खड़े चमचे बोलते हैं बदरली। लीजी कहता है मैं ठीक हूँ। लीजी एक डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहता है कि ट्विन गोस्ट टेम्पर को हराने वाले तुम ही हो। ये नेम्ड डिसाइपल्स जो कि गोस्ट से फाइट करके आ रहे हैं उन्हें गोस्ट रियल्म की गोस्ट क्रीचर्स की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता होता है, क्योंकि एक गोस्ट रियल्म का एंट्रेंस फेंगशियांग पवेलियन के करीब पड़ता है। फेंगशियांग पवेलियन ने उसे गार्ड करने का जिम्मा अपने सिर पर लिया है। हर साल उस गोस्ट रियल्म एंट्रेंस से कई गोस्ट इधर आ जाते हैं। जो भी बर्निंग इंसेंस पवेलियन को नेम्ड डिसाइपल के रूप में ज्वाइन करना चाहता है उसे इन गोस्ट क्रीचर्स को खत्म करना होता है। एक बार नेम्ड डिसाइपल्स बनने के बाद ये रियल डिसाइपल्स को चैलेंज कर सकते हैं। अगर जीत जाते हैं तो फिर क्या एक ही बार में किस्मत बदल जाती है। अपनी लैंग्वेज में बोले तो लाइफ सेट हो जाती है। भले ही ट्विन गोस्ट टेम्पर गोस्ट टेम्पर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग ना हो, उसे कोई कमजोर नहीं कह सकता। उस कैलिबर के पावर हाउस को खत्म करना जो कि 8 स्टार 2 एम्पर लेवल की स्ट्रेंथ को रखता है, इसमें सच में खतरनाक पावर लगती है। शायद ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इसे भरोसा कर पाए। एक 4 स्टार 2 एम्पर का एल्केमिस्ट एक 8 स्टार 2 दी को हरा सकता है। आफ्टर ऑल अगर एक 8 स्टार 2 एम्पर सिंपली खड़ा ही रहता है तभी 4 स्टार 2 दी चाहे कितनी कोशिशें कर ले वो अपने डेक से 8 स्टार 2 दी की जान नहीं ले पाएगा। ऑफ कोर्स इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। सारे नेम्ड डिसाइपल के शॉक्ड होने का यही रीजन था। लीजी के सवाल को सुन के जियान के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आता। वो एक काम आवाज में कहता है अगर मेरे अलावा यहाँ पे कोई और जियान नहीं है तो हाँ ट्विन गोस्ट एम्पर को खत्म करने वाला मैं ही हूँ। जियान के चेहरे पे जो डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही थी ऐसी डिटर्मिनेशन उसी के पास होती है जिसे अपनी स्ट्रेंथ पे पूरा भरोसा होता है। क्या जियान सच में उनमें से एक है? जियान के इन शब्दों ने सारे नेम डिसाइपल्स के ऊपर काफी प्रेशर डाल दिया था। लीजी के पीछे खड़ा एक बंदा बोलते बदल लीजिए आपको इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। चाहे भले इसने ट्विन गोस्ट टेम्पर को क्यों न हराया हो हमें आज इसे डिफीट करना ही होगा। जैसा हार्ड वर्क हमने अब तक किया है हम फेंगशियांग पवेलियन के 2 डिसाइपल्स बनने के हकदार हैं। अब तक लीजी भी अपने कंपोजर को वापस हासिल कर चुका था। वो जियान को देख के एक स्माइल के साथ बोलते हा बदल जियान भले ही तुमने ट्विन गोस्ट टेम्पर को हरा दिया हो लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि तुम हमारे ऊपर दया दिखाओगे जिससे हम भी फेंगशियांग पवेलियन को ज्वाइन कर सकें। भले ही सामने खड़ा है रियल जियान है या फिर नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एब्सोल्यूट पावर सप्रेशन के सामने हालात को भी झुकना ही पड़ेगा। असल में लीजी ने अपनी स्ट्रेंथ को दबा के रखा था। उसकी अर्ली स्टेज 5 स्टार 2 एम्पर की स्ट्रेंथ के साथ जियान जो कि 4 स्टार 2 दी की मिडिल स्टेज पे है उसे हराना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए। जब लीजी देखता है कि नेम्ड डिसाइपल्स में वो दोनों 5 स्टार 2 एम्पर आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं वो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं जाता हूँ। सबसे पहले आगे बढ़ने के अपने एडवांटेजेस होते हैं। अगर वो शुरू में जियान को हरा देता है तो उसका नाम फेंगशियांग पवेलियन की 2 डिसाइपल लिस्ट में एकदम क्लियर हो जाएगा। वो ओल्ड मैन जो कि इस हॉल के ऊपर से ये पूरे सीन को देख रहा था ये सब बातें सुन के उसकी आंखें भी फ्लिकर करती हैं। वो कहते हैं ओ तो ट्विन गोस्ट टेम्पर को हराने वाला ये लड़का है। तभी मैं कहूँ कि इसके आसपास ऐसा सिनिस्टर ऑरा क्यों है। जैसे ही आगे बढ़ा लीजी अपने हाथ को खोलता है उसके हाथ में एक हेलवर्ट अपीयर हुआ था। हेलवर्ट मतलब भाला ही ऐसा ही होता है। उसकी आंखें फोकस थी जियान के ऊपर। वो कहता है तुम में से पहले कौन आने वाला है। जियान भी म्यूफंग को एक सिग्नल देके आगे बढ़ गया था। वो कहता है मैं पहले आता हूँ। हम तुरंत ही नेम्ड डिसाइपल्स को पीछे हटते हुए देखते हैं। बीच में फाइट करने की जगह बन जाती है। 128 नेम्ड डिसाइपल्स में लीजी, लीजी और जिलियन 3 ऐसे डिसाइपल्स होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ अर्ली स्टेज 5 स्टार 2 दी गई थी। आई नो पहले का नाम है लीजी और दूसरे का नाम है लीजी। इधर JI का इस्तेमाल हो रहा है दूसरी तरफ ZI का। अभी जियान से जो फाइट कर रहा है वो है JI वाला। वो नेम्ड डिसाइपल लीजी बोलता है ही लीजी को हमेशा से सबसे आगे जाने का शौक है। उसके बगल में खड़ा होता है जिलियन। वो कहता है हे उसे जाने दो कम से कम वो हमारे लिए रास्ता साफ तो कर रहा है। म्यूइंग जो कि अपनी लोअर लिप को बाइट कर रही थी वो अपने हाथों को क्लेंच करके बोलती है क्या जियान सच में उसे हैंडल कर सकता है। म्यूइंग को इस तरीके से परेशान होती हुई देख लगता है ग्रीन फ्रूट को कुछ अलग ही आइडिया आ गया था। ग्रीन फ्रूट मनी मन में कहती है लगता है जियान और म्यूइंग के बीच में कुछ अनयूजुअल रिलेशनशिप है क्योंकि जियान उसकी लेडी क्वीन का हस्बैंड है। ग्रीन फ्रूट उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही होती है। उसके हिसाब से जियान जिस तरीके से अपनी 4 स्टार अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ को लेके ट्विन गोस्ट टेम्पर को हरा पाया है ये सच में एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। उससे लगता था कि अगर वो जियान से फाइट करती है तो उसके जियान को हराने के चांसेस 30% से भी कम होंगे। आगे बढ़ रहे जियान से शाओई बोलते ब्रदर क्यों न से मैं हैंडल करूं। आखिरकार एक 5 स्टार 2 दी की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जियान लिटरली के कंसर्न को अच्छे से समझता था। वो एक काम स्माइल के साथ बोलता है तुम इतनी चिंता मत करो मैं सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लूंगा। वहीं पे म्यूफंग हंस के बोलता है जियान जाओ उन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखा दो। इन्हें अभी समझ में आना चाहिए कि पॉइंट स्प्लेंडरिंग कंपटीशन के टॉप कंटेंडर्स की कैसी स्ट्रेंथ है। म्यूफंग की बातों को सुन के उन नेम्ड डिसाइपल्स की फेस मसल्स थोड़ी
स्विच होने लगती है। अगर जियान सच में वही टॉप रैंक कर रहे हैं जिसने ट्विन गोस्ट एम्बर की बैंड बजाई थी, तो फिर उनके बिग ब्रदर लीजी के जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। तभी एक डिसेबल क्राउड के जज्बे को बढ़ाते हुए बोलता है, हम अगर बिग ब्रदर लीजी इस जियान से हार जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा जोक होगा। आफ्टर ऑल वो अपनी अर्ली स्टेज 5 स्टार 2 डी स्टैंड के साथ इंसानों की मिडिल स्टेज 5 स्टार 2 एम्पर रैंक के गोस्ट क्रीचर्स को हरा चुके हैं। और क्या तुम सभी नहीं जानती गोस्ट इंसानों से जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं? अब तक लीजी ने भी अपना ऑरा शो कर दिया था। वो जियान से कहते हैं, जियान मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुरंत ही हार मान लो। ये तुम भी जानते होगे कि 5 स्टार 2 डी और एक मिडिल स्टेज 4 स्टार 2 डी के बीच में कितना बड़ा स्ट्रेंथ गैप होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने सारे डिसेबल्स के सामने अपने आप को ह्यूमिलिएट करना चाहोगे। इसके जवाब में जियान स्माइल के साथ बोलता है, ऐसा है क्या? लगता है अब तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि ट्रू डिसेबल्स और नेम डिसेबल्स के बीच में कितना बड़ा अंतर होता है। अगर ऐसी बात है तो चलो वो काम मैं करता हूँ। इससे पहले यानी नेम डिसेबल्स को सबक सिखा पाता, आई गेस हमें इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि फ्रेंडली कंपटीशन थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, लेकिन तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। आफ्टर ऑल आने वाले एपिसोड फाइटिंग सीन से भरे जो होंगे, आई गेस ग्रीन फ्रूट और बकी के लोग भी फाइट करेंगे। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जैसे हम जैसे वीडियोस को रिलीज करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए काफी उतावले हो जाते हो, स्पेशली उनके लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप ओपन है, जैसे आप भी हमें सपोर्ट कर पाओ और हम आपके लिए अर्ली एक्सेस के रूप में एपिसोड्स को एक दिन पहले अवेलेबल कर सकें। सो फटाफट से चेक करो ज्वाइन के बटन को। आखिरकार तुम्हारी भाई को भी जैगुआर लेके इस कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है। एक और चीज आपके लिए जाननी जरूरी है कि जो मेरे क्यूट भाई लोग 29 की मेंबरशिप लेके मुझे धमकी देते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके 29 रुपीज का 45% तो यूट्यूब खा जाता है। तो वे समझ जाओ कि मैं आपके पैसे से कितना अमीर हो रहा हूँ। बट हाँ, इतने सारे मेंबर्स को देख के मुझे दिल से ऐसा लगता है कि ये चीज कंटिन्यू करनी चाहिए। खैर चलो, जरा सेंटी नहीं होते हैं, आप सभी कमेंट्स में लिख के ये बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है, और जरा यही बताना कि वीडियो के फर्स्ट हाफ में आपको वॉइस पसंद आई है या फिर सेकंड हाफ में, जिससे मैं आपकी प्रेफरेंस को जान सकूं। चलो टाटा बाय बाय।